ये जो है हमने बताया था ना कि ये पागल हो गया था, इसका दिमाग खराब हो गया था, है ना, खिलजी का। अपने आप को बोल रहा था कि मैं अवतार हूँ मोहम्मद साहब का, और अब मेरी पूजा करो, और अलाउद्दीन रसूल अल्लाह पढ़ो। और उल्टा बोलता था कि मैं ही अलेक्जेंडर हूँ, अलेक्जेंडर द ग्रेट का अवतार भी मैं ही हूँ। ऐसे ही एक बाबा थे, नाम नहीं लूंगा, तुम लोग खोजोगे तो पता चल जाएगा। देश भर में उनके शिष्य फैले हुए हैं, और लखनऊ में भी खोले हुए सेंटर, तो विदेश से आकर के जो है नर नारियां यहाँ पर पड़े रहते हैं। और बाबा को इनलाइटमेंट कैसे प्राप्त हुआ? भांग खाने से। ठीक है। एक बार उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया कि दारू में भांग मिला करके खा गए, है ना, तो उनको एनलाइटमेंट हुआ। तो ये था उनका एनलाइटमेंट का प्रोसीजर। तो बूटी बटती है बाबा के दरबार में। ठीक है। अली फल्ला चंबे दिबूटी। तो ऐसे, और उन्होंने फिर अपने आप को ये भी बोल रखा है कि मैं ही कृष्ण हूँ, है? और मैं ही शिव भी था पिछले जन्म में। एक जन्म में मैं कृष्ण था, दूसरे जन्म में मैं शंकर था, और फिर बाद में मैं ही बुद्ध बना, और फिर बाद में मैं ही जीसस बन के पैदा हुआ था। और अभी कलयुग में, इस घोर कलयुग में मैं ही कल की अवतार हूँ, है ना। तो कल की अवतार अपने आप को घोषित है, और महामूर्ख लोग उनको कल की अवतार मानते भी हैं, कि नेह कलक है भगवान, और कलयुग वाले अवतार है, इनकार न्यू इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो ऐसे, तो वो भी फूल्स पैराडाइज एक तरह से मूर्खता के स्वर्ग में जी रहा है। एक होता है मूर्खता का स्वर्ग, ये बहुत लोगों को पकड़ लेता है, मूर्खता का स्वर्ग जिसे कहते हैं फूल पैराडाइज, है ना। हम अपने दिमाग में एक दुनिया बना लेते हैं, और जैसे जैसे ये दिमागी दुनिया मजबूत होती जाती है, वैसे वैसे हम वास्तविक दुनिया से कटते चले जाते हैं। इसलिए जमीन से जुड़े रहना चाहिए, समाज से, तो हम नहीं फूल पैराडाइज का शिकार नहीं होंगे। और जहां हमको लगने लगता है फूल पैराडाइज में, सबसे पहले हमको ये महसूस होता है, लक्षण बता रहा हूं, कि ये लगने लगता है कि मैं सबसे महान हूं, सबसे पहले यही लगता है, सर्वोपरि हूं, और बाकी लोगों को मेरे हिसाब से ही कार्य करना चाहिए। ये मूर्खता का पहला चरण है ना, शुरुआती लक्षण। फिर दूसरा लक्षण होता है कि वो मूर्ख, महामूर्ख, मतलब चार पांच मूर्खों को पकड़ करके अपना साम्राज्य स्थापित करता है ना, मतलब कुछ फॉलोवर्स भी हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे उसका कुनबा बड़ा होता है। तो अब उसको धीरे धीरे लगने लगता है कि वाकई में तो मैं ही तो हूँ महान। अब वो फूल पैराडाइज में जीने लगता है, एक अलग भ्रम की दुनिया, जिसमें लगता है कि मैं ही सबसे बुद्धिमान हूँ। उस समय में जब ये चरम पर पहुंच जाता है, तो ये भी लगने लगता है कि मैं ही तो क्रिएटर हूँ, मैं ही तो इनकारनेशन ईश्वर का, है ना। तो ये अंतिम अवस्था होती है, जिसके बाद उसका पतन हो जाता है ना। तो ये भी शिकार हुआ था, फूल पैराडाइज में जीने लगा था। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि इसका बहुत विरोध हुआ, यहाँ तक कि इसको खलीफा ने बगदाद के इसको कहा कि पेनाल्टी लगा दिया कि तू इतना पैसा नहीं देगा, तेरे ऊपर आक्रमण कर दिया जाएगा, तुमने कैसे अपना नाम इस्तेमाल किया इस तरह से, है ना। मुस्लिमों ने बगावत करना शुरू कर दिया, इसकी खिलाफत होना शुरू हुई। जितना इसने औरा बना रखा था, सारा औरा इसका गर्दा होना शुरू हो गया, जैसे ही मूर्खता परक बातें करने लगा। ठीक है। फिर क्या था, ये जो है क्या कहते हैं, रणथंबोर पर आक्रमण करता है।
रणथंभौर इसको लगता है कि हाँ यहाँ से कुछ पैसा वैसा हमें जो है प्राप्त हो जाएगा। तो वहाँ के जो क्या कहते हैं राजा थे, राजा हमीर, रणथंभौर के राजा थे राजा हमीर, किंग ऑफ रणथंभौर। ये बेचारे वहां से भाग जाते। तो एक मोहम्मद शाह थे, वो इनको शेल्टर देते हैं। मोहम्मद मालवा के थे, है ना, ये इनको शेल्टर दे देते हैं, वहां से भाग जाते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, इसने पूरा रणथंभौर के किले पर कब्जा प्राप्त कर लिया था और उसको कहा कि ढूंढो कहाँ गया ये हमीर, क्योंकि जब कहीं भाग के गया है तो वो जो है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा आकर के। ठीक है, इसमें क्या था कि इस युद्ध में राजा हमीर देव के विरुद्ध, इस युद्ध में इसको जो है इनवाइट किया था राजपूत राजा रणमाल। ये पूछा जाता किसने इनवाइट किया था, रणमाल। रणमल किंग थे राजपूत, जिन्होंने इनवाइट किया था रणथंभौर पर अटैक करने के लिए, क्योंकि इनकी और हमीर देव की नहीं पटती थी, है ना। लेकिन देखो इनका सहयोग कर रहे हैं मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह के यहाँ जाकर के छुप जाता है। अब क्या है कि ये आगे बढ़कर के पता लगवाता है कि कहाँ छुपा है, तो पता चल जाता है कि हम मोहम्मद शाह के यहाँ छुपा हुआ है। तब आगे बढ़कर के ये मोहम्मद शाह के ऊपर भी आक्रमण करता है और वहां पर हमीर देव और मोहम्मद शाह दोनों को भी मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है। और इसके साथ ही ये रणथंभौर का जो है स्वतंत्र शासक अपने आप को, मतलब रणथंभौर हमारे कब्जे में आ गया, पूरी तरह घोषणा कर देता है और अपने गवर्नर उलूग खान को वहां का गवर्नर, रणथंभौर का गवर्नर नियुक्त कर देता है। उलूग खान को रणथंभौर का गवर्नर नियुक्त कर देता है और यहाँ से वापस दिल्ली आ जाता है। ठीक है, अब आता है अगला मामला। चित्तौड़। सर रणथंभौर में तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो भी थे। हाँ, अमीर खुसरो तो कवि थे, जी, है ना, उनके साथ थे लेकिन। हाँ साथ थे। अमीर खुसरो के बारे में अलग से पढ़ना पड़ेगा, बहुत काम के आदमी थे, बहुत काम किया उन्होंने, बहुत किताबें लिखी। इसमें एक इन्होंने तारीख अलाई लिखी है और एक हमीर काव्य, इन दोनों में यहाँ का जो ये रणथंभौर का युद्ध था इसका वर्णन किया है और ये बताया गया है कि जो जौहर था, मतलब यहाँ जो रणथंभौर में जो 20 सदियां थी उन्होंने जौहर किया था। जी जी सर, सही बोल रहे हैं। हाँ, ये भी इसमें है हमीर महाकाव्य जो और इन्होंने 100 लिखा है। रुपए की 200 रुपए की, कौन से रुपए की, क्या कहते हैं, रुपए पे है जहां पर इन्होंने हम्पी जौहर है सर, किया था, है ना। वहां पर इन्वर्टेड टेम्पल है, उल्टा मंदिर है एक तरह से, वो इन्वर्टेड टेम्पल है, उसी के अंदर उन्होंने क्या कहते हैं जौहर किया था। रानी की वाव, है ना, 100 रानी में की है वाव, सर, 100 उसका के चित्र नोट भी में। छपा है। कितने रुपए के नोट पर है? 100 के नोट पे है सर, 100 हाँ, रुपये जो की नोट पे। नई वाली करेंसी आई है, 100 रुपए की नोट, उस पर क्या कहते हैं इस जगह रानी का का चित्र वाव। भी बना हुआ है। मूवी भी बनी थी जिस पर कि मार खाए थे, क्या नाम था उनके डायरेक्टर, पीटे गए थे। करणी सेना वाले बहुत हत्याए थे इनको, है ना, उल्टा सीधा वहां पर दिखा दिया था जो है संजय रोमांटिक लीला सीन। भंसाली। संजय लीला भंसाली,
इनका दिमाग ही खराब रहता लीला भंसाली का। हम तो मूवी नहीं देखते। सर ये बुक तारीख इलाही थी ना? हाँ, तारीख अलाई, अलाई, इलाही नहीं, अलाई। अलाई, अलाई है। और चित्तौर पर हमीर, आक्रमण। हाँ, और कौन सा था? हमीर महाकाव्य। चित्तौर पर आक्रमण। यहाँ पर रावल रतन सिंह मेवाड़ के शासक थे। और इनकी जो रानी थी पद्मिनी, ये पूरी धरती पे सबसे खूबसूरत थी। ये माना जाता था इटर्नल ब्यूटी, वेरी ब्यूटीफुल क्वीन, ईश्वरीय सौंदर्य। ईश्वरीय सौंदर्य, नैसर्गिक सौंदर्य का मतलब ये होता है ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, है ना, कोई किया श्रृंगार फिर भी कितनी सुंदर हो। ठीक है, दिस सॉन्ग एक्सप्लेन अबाउट द इटर्नल ब्यूटी, है ना। जैसे ऋतु जी ने कहा कि हम ना कोई श्रृंगार करते हैं, न क्रीम लगाते हैं, न पाउडर लगाते हैं, न परफ्यूम लगाते हैं, है ना। तो ऐसा टाइप का सिस्टम, है ना। तो वो, हालांकि पद्मिनी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। उस समय तो मेकअप वगैरह कुछ बना ही नहीं था, उस तरह का नहीं होता था, लेकिन तब भी होता था, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी, है ना, कल्पना से परे, है ना। जहां तक आप लोग जो है अक्षय कुमार, जहां तक तुम्हारा कल्पना जा रहा होगा, उससे ज्यादा खूबसूरत है ना। देखो मुस्कुरा रहा है, इसे कुछ याद आ रहा है रह रह के। क्यों अक्षय, बंद ना करो भाई, कैमरा ना बंद करो। चलो, और सबसे ज्यादा तो अभिषेक को याद आ रहा होगा, अगर आया होगा यहाँ तो। नहीं है, याद नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, तैयारी में लगे हो। ठीक है। अरे पद्मिनी एक अप्सरा का भी नाम था, ये वो अप्सरा नहीं थी, ठीक है, लेकिन अप्सरा जैसी ही खूबसूरत थी। तो इनकी सौंदर्य के बारे में पूरा हर जगह फेमस था। एक जादूगर था, मजीशियन, ब्राह्मण, है ना, वो सम्मोहन विद्या का विशेष जानकार था, हिप्नोसिस। और वो एक बांसुरी बजाता था, उस बांसुरी से जो धुन निकलती थी वो व्यक्ति के दिमाग में वो सीन क्रिएट करती थी जो वो सोचता था, है ना। उसका नाम था नाम क्या नाम था उसका? राघव चेतन। राघव, हाँ, राघव चेतन चेतन नाम का एक ब्राह्मण था, हिप्नोटिस्ट कह सकते हो। तो इसके इस विशेष कला के कारण रावल रतन सिंह ने उसको राज्य में एक अच्छा स्थान दे रखा था। लेकिन धीरे धीरे क्या कहते हैं, ये रानी को ही लाइन मारने लगा, है ना। ये जो है बांसुरी बजा बजा करके रानी को राधा बनाने पर चल पड़ा। और जब थोड़ा सा सम्मोहन का प्रभाव रावल रतन ने देखा पद्मिनी के ऊपर, तो इसको देश निकाला दे दिया राघव चेतन। राघव चेतन वहां से जाकर के फिर पहुंचते हैं, प्रतिशोध की ज्वाला जल रहा होता है। अलाउद्दीन खिलजी हिरनी मारने निकला हुआ था, हिरनी का शिकार करने, और वहां पर उसे एक सुंदर बांसुरी की धुन सुनाई देने लगी। तो जब उस बांसुरी की धुन से वो खींचा चला आता है और सम्मोहित हो जाता है, और उस बांसुरी की धुन में उसे एक दिव्य सुंदर स्त्री का दर्शन होता है, और वहीं पर वो एक तरह से समझ लो समाधि लग जाती है। तो फिर आके जो बांसुरी बंद करता है, कहते तुमने बांसुरी क्यों बंद करी, हमने आज तक इतने दिव्य सौंदर्य को मन में नहीं देखा,
तुम्हारी बांसुरी की धुन में, कल्पना में मैंने एक स्त्री देखी जो धरती पर तो कभी हो ही नहीं सकती, ये जरूर क्या कहते हैं जन्नत की कोई हूर है, जन्नत की हूर नहीं है, रावल रतन सिंह की बीबी है, समझे? कहे अरे धरती पे ही है, पड़ोस में है। अब तो हम जो है उनको देखना चाहते हैं, ठीक है। और उधर क्या कहते हैं, उन्हीं के चक्कर में, पद्मिनी के चक्कर में ये जो है पहले तो उनको पर्दे के बाहर से देखने की बात करता है, देखता है तो देखने के बाद फिर वापस मतलब ये था कि लड़ाई क्यों करना, देखने तो वापस आता है और बहुत क्या कहते हैं रात दिन सोचता रहता है। फिर उसके बाद ये अटैक मार देता है इनके ऊपर रानी के चक्कर में। भीषण युद्ध होता है ना। लेकिन इस युद्ध के पहले ही एक जानकारी क्या कहते हैं, नहीं हाँ युद्ध के बाद हुआ था वो, क्या गोरा और बादल वाली घटना है ना। तो ये युद्ध होता है इसमें, लेकिन रावल रतन सिंह को तो मार देते हैं, लेकिन पाते नहीं किसी भी स्त्री को, क्योंकि वो सब वो जो रानी को वो नेट पे तुम सर्च करोगे तो मिल जाएगा, उसमें जाकर के सब पे सब आग लगा करके दाह कर लेती हैं, मृत्यु का वर्ण कर लेती है। और ये जो है खाली हाथ वापस आ जाते हैं, ठीक है, और हाथ मलते हुए। तो वापस आकर के ये जहां पर कैंप लगाए हुए था, दो बहुत ही वफादार क्या कहते हैं वॉरियर थे रावल रतन सिंह के, वो इसके ऊपर अटैक मार देते। उनका नाम था गोरा एंड बादल। गोरा और बादल ये लोग जाते हैं, बहुत उनकी पूरी सेना को मार काट डालते हैं, है ना। और अंदर पहुंच जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी जहां पर था। अलाउद्दीन खिलजी वहां पर स्त्रियों का प्रयोग करता है ना। हाँ जौहर करके मर जाती हैं, है ना। अलाउद्दीन खिलजी वहां स्त्रियों को आगे कर देता है, वो उस समय स्त्रियों के साथ ही था, उनको तलवार देकर के आगे कर देता है और अपना खिड़की से भाग जाता है। और स्त्रियों पर ये गोरा और बादल अटैक करते नहीं, है ना। और बाद में तब तक बाकी सेना आ जाती है और इनको मार डालती है। तो ये इनके अंदर ये था कि हाँ स्त्रियों के ऊपर अटैक नहीं करना है, इस वजह से ये लोग पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं। होता राजपूताना खून, है ना। तो अब उसके बाद हालांकि चित्तौड़ कब्जे में आ ही चुका होता है। और ये घटना कहां पर किस ग्रंथ में मिलती है, खजाइनुल फुतूह। खजा सर क्या बोले नाम एक बार? खजाइन उल फतह बोले क्या आप? खजाइन उल फुतूह। फुतूह मतलब होता है बिक्री। खजाइनुल मतलब खिलजी की क्या कहते हैं, खजाइन नहीं, खजाइन मतलब होता है खजाना, ट्रेजर, विजयों का खजाना। इसमें अमीर खुसरो ने इसको लिखा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का वर्णन है, जिसमें चित्तौड़गढ़ के युद्ध के बारे में और ये जो कहानी हमने सुनाया इसके बारे में जिक्र है, ठीक है। तोताए हिंद के नाम से जाने जाते हैं। और सर पद्मावत जो काव्य था वो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था 1540 में जी, जिसको लिखा था सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी। ये तो हमारे यहाँ के ही, इनके बारे में बताया था ना, शेर बन के घूम रहे थे। और अभी संजय सिंह जो हमारे यहाँ के सांसद भी रह चुके हैं, गोली मार दिए थे उनको, शिकार खेलने निकले थे, राजा संजय सिंह जी। मर गए थे। कलाकारी गए थे वहाँ क्या कहते हैं
तेनसान पर्वतमाला सीख के आए थे अय्यारी। अय्यारी मतलब भेष बदलने की कला, है ना, अय्यारों से। और फिर यहाँ शेर बन के घूम रहे थे जंगल में और गोली मार दिए थे, वो शिकार करने गए थे राजा संजय सिंह। इसलिए जो भगवान जो बनाए वही बने रहो, ज़्यादा कलाकारी नहीं दिखानी चाहिए। शेर बने घूम रहे हैं सर जी का। फिर ये बन गए थे मलिक मोहम्मद जायसी। हाँ, जायसी जायस के हैं मलिक मोहम्मद। हमारे घर से कुछ दूरी पर इनका घर है। ठीक है। अब इन यहाँ पर चित्तौड़ के सिंहासन पर किसको बैठाया था इसने? अपने बेटे अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिज्र खान को। खिज्र खान को गद्दी पर बैठाया था। और इसने यहाँ का चित्तौड़ का नाम बदल करके खिजराबाद कर दिया। चित्तौड़ रिनेम्ड टू खिजराबाद। अगला, इसने गुजरात के ऊपर आक्रमण किया। ठीक है, कौन सी जगह बताए थे हम? देवगिरी। देवगिरी पर आक्रमण। यहाँ पर जंगली हाथियों के लिए इसने क्या कहते हैं अटैक मारा था। और यहाँ के राजा थे कर्णदेव। गुजरात के राजा कर्णदेव, देवगिरी गुजरात। ठीक है, यहाँ पर बहुत भयंकर इसने उत्पात मचाई, सबको मार काट डाला। कर्णदेव की तो मृत्यु गई वहां पर, है ना। और वहां उनकी जो है क्या कहते हैं पत्नी से को लेके आया, उनसे शादी कर लिया अलाउद्दीन खिलजी। उसकी बेटी का नाम था देवल रानी, उससे भी शादी करने जा रहा था। तो खिज्र खान ने कहा पापा मतलब माँ भी ले जाओगे, बेटी भी तुम्हें ले जाओगे, इनसे तो हम प्यार करते हैं, हम करेंगे शादी, है ना। तो उसकी शादी खिज्र खान से करा दी गई। और उसको दिखाया है एक तरह से लव स्टोरी। बाप बेटे में झगड़ा हो गई थी लड़की के चक्कर में, है ना। तो देवल रानी खिज्र कहानी, देवल रानी कर्णदेव की बेटी थी। लेकिन सर ये तो सर कल आपने रामचंद्र बताए थे सर, रामचंद्र शासक थे जो। नहीं, रामचंद्र नहीं बताया होगा। रामचंद्र में देवगिरी कल का पढ़ाया राजा था बताया था जो। क्या? नहीं, देवगिरी आपने बताया था सर। हाँ सर। मतलब दक्कन को देवगिरी के राजा रामचंद्र को हराकर जंगली हाथी प्राप्त किए, उसकी पत्नी से शादी की और पुत्री से भी करना चाहता था, लेकिन इसके फिर जो खिज्र खान था उसने की थी उसकी पुत्री से। तो रामचंद्र नहीं, कर्णदेव। ठीक है, कर्णदेव है, रामचंद्र नहीं था। ठीक है, नहीं, कर्णदेव जो थे कर्णदेव। सर यहाँ गुजरात के थे ये। ठीक है, बघेल कर्णदेव था। जी, बघेल राजा कर्ण, बघेल राजा कर्णदेव कर्णदेव। जी। कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। हम्म। तो ये था देवल रानी खिज्र खानी। ठीक, अगला है दक्कन पर आक्रमण। सर यहीं से तो वो मलिक काफूर को खरीदा था क्या? हाँ, मलिक काफूर को अब भेजेगा ये। 1000 दिनारी समथिंग कुछ ऐसा था। हाँ 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 हाँ। चित्तौड़ वाला जो आक्रमण था 1303 में था। ठीक है, 1303 में चित्तौड़ पर इसने आक्रमण किया था। और क्या कहते हैं 1303 नहीं, हाँ ठीक है, ठीक सही है सर, 1303 में था। हाँ हाँ, ठीक ठीक।
अब अगला आता है दक्कन पर आक्रमण। दक्कन मतलब दक्षिण भारत पर इसने अटैक मरवाया। इसने उस दक्षिण भारत के कंप्लेंट के क्या कहते हैं कॉन्क्वेस्ट के लिए मालिक काफूर जो इसका बहुत ही फेवरेट और लॉयल सेनापति था, मलिक काफूर, इसको क्या कहते थे, किस नाम से 1000 फेमस था? दिनारी। हाँ, 1000 दिनारी। क्यों? सर इसको क्योंकि गुजरात से इसको मलिक काफूर को ना 1000 दिनार में इसने खरीदा था। इसलिए 1000 दिनारी कहते थे, है ना। खरीदा था सर। ये जो इसके है जो दो वो थे नहीं, इसके उलूम खां और नुसरत खां, ये इन्होंने खरीदा था और एक गिफ्ट के तौर पर इसको अलाउद्दीन को दिल्ली में ले जाके दिया था। ये जो है जन्म से हिंदू था, है ना, बाद में मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हुआ था और इसके बारे में फेमस है क्योंकि बहुत ही हैंडसम था। तो ये भी कहा जाता था कि क्या कहते हैं मलिक काफूर का अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो है होमोसेक्सुअलिटी वाले रिलेशन भी थे। ठीक है, करण जौहर था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है करण जौहर था, कह सकते हो आप, है ना। अब हम इसमें अलाउद्दीन को करण जौहर समझें कि इनको समझें, जिसको भी आप समझ लीजिए, है ना। मलिक काफूर को। मलिक काफूर, चलो ठीक है, तुम कहते हो मलिक काफूर करण जौहर था। तो अलाउद्दीन कौन है? रणबीर महेश कपूर? भट्ट। सर महेश भट्ट, महेश भट्ट, महेश भट्ट था। महेश भट्ट था अर्जुन? सर। कौन है फिर वो क्या कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के रोल में? महेश भट्ट था सर। अच्छा, हम तो उनके बारे में सुने थे कि एक बार ये हनीमून मनाने गए हैं रणबीर कपूर के साथ, करण जौहर हाँ डेटिंग कर सर, वो रहे भी हो थे। सकता है। चलो ठीक है। तो ये भी इनके बारे में सुनने के लिए आता है। देवगिरी वाला बता रहे हैं जो मसला था, कांकेश के लिए भेजा, है ना। वहां के जो राजा थे टैक्स नहीं दे रहे थे, ठीक है, टैक्स जो देने की बात हुई थी वो टैक्स नहीं दे रहे थे। तो वहां से प्रिजनर बना करके लाया था मलिक काफूर, ठीक है, रामचंद्रन, यहाँ के राजा। ठीक है, रामचंद्रन को और इनके पुत्र को भी लेके आया था। लेकिन जब इन्होंने कहा कि हम आपको पहले से दूना टैक्स देना शुरू कर देंगे, तो इनको वापस भेज दिया और इन्हें उपाधि दिया राय रायन की। राय रायन की उपाधि भी दिया था। और सर एक प्रतीक आगे भी, बढ़ते मतलब हुए इसने वारंगल पर अटैक मारा, वापस लौटा दिया उनको। सर उपाधि जो दिए थे अलाउद्दीन हेलो सर, रायन की उपाधि के साथ एक प्रतीक चिन्ह भी दिया था सर उसको, स्वर्ण का छत्र, मतलब हाँ स्वर्ण का ठीक। गोल्ड था जो भी हाँ, बोलता है, गोल्ड अम्ब्रेला सर। जी, सोने की छतरी भी दिया था चिन्ह के तौर पर, जी। राय रायन की उपाधि के साथ, ठीक है। फिर मलिक काफूर आगे बढ़ता है, वारंगल पर अटैक मारता है ना।
वारंगल पर अटैक मारता है, वहां से ये फेमस कोहिनूर डायमंड प्राप्त करता, कोहिनूर हीरा। कहाँ पे अटैक करता है? जो गोलकोंडा की खान से निकला था। ठीक है, ये किससे प्राप्त किया था? काकातीय शासक थे दक्षिण भारत के। काकातीय रूलर साउथ इंडिया के थे, प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव को पराजित करके इसने ये प्राप्त किया था। आगे बढ़ता है फिर ये, हम बताते बहुत सारी क्या कहते हैं डायनेस्टीज को पराजित करेगा अभी ये। पांड्यों को पराजित करता है ना। वीर भल्लाल तृतीय को पराजित करता है, डायनेस्टी खत्म कर देता है, होयसाल किंगडम। होयसाल रूलर थे वीर भल्लाल तृतीय, इनको इनका राम नाम सत्य कर देता है। ठीक है, और बहुत सारा धन वैभव सब सुविधा लेकर के ये फिर मलिक काफूर वापस लौट जाता है। ठीक है, तो ये था क्या कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी का औकाल। अभी तो इसके जो है सितारे बुलंदियों पे चल रहे हैं। ठीक है, मंगोलों का अटैक किसने किस तरह रिपल किया था छुप छुप करके, वो तो बताया ही था, है ना। लगभग सब चीजें इसके बारे में, युद्ध से संबंधित चीजें लगभग हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं ना। अब हम लोग देखते हैं कि इसके रिफॉर्म्स क्या थे। सर मलिक काफूर दो हाँ। बार देवगिरी पे अटैक किया था ना। हाँ, एक बार मलिक काफूर के द्वारा 2 बार देवगिरी पे अटैक किया गया था। एक बार 1307 में और एक बार 1311 में भी किया गया था ना। हाँ, 2 बार अटैक हुआ था जी। ये दूसरा वाला अटैक ने बताया। ठीक है, अगला आते हैं। इसके जो क्या कहते हैं लैंड मेजरमेंट है ना, और टैक्स पॉलिसी और लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये सब मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्री में भी, उसको देख लेते हैं। रेवेन्यू सिस्टम, राजस्व प्रणाली। एंड टैक्स एवं करनी। लैंड मेजरमेंट के लिए क्या सिस्टम था, भूनापी जाती थी कि नहीं। ठीक है, ये पहला व्यक्ति था, पहला शासक था, फर्स्ट रूलर who decided and ordered for the land measurement, पैमाइश। क्या कहते हैं, पैमाइश। जितनी खेती योग्य भूमि है उसकी माप करना। पैमाइश मतलब होता है मापना, जिसे कहा गया जबिता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या जबिता। पर विश्व जितना उत्पादन है ना,
बिस्वा क्या होता है, जो खेत वेत के बारे में थोड़ा जानते होंगे बताएंगे कि एक बीघा बिस्वा कुछ सुने हो कभी? नहीं जिंदगी में जी सर। बीघा हुआ खेत नापा जाता है। जी सर। जी सर। हम्म? नापा जाता है लाठा, सर। लाठा। 20 विश्वा का हम्म? 20 विश्वा का 1 बीघा होता है सर। हमारे यहाँ 20 बिस्वा 1 बीघा होता है। तो हाँ, तुम इतना लोगों ही के यहाँ हमारे क्या यहाँ होता होता है है? सर, सेम। इतना ही है सर। सेम है सेम कुछ है, लोगों 20 के विश्वा का 1 कुछ बीघा लोगों सर। के हाँ 20 बिस्वा का 1 बीघा। कुछ लोगों के यहाँ जो है 18 होता है, लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी बनाया था सिस्टम, उसने यही बनाया था। इधर 1 सर बीघा है ना बराबर 20 बिस्वा, है ना, इसने ही बनाया था। बिस्वा इज द 20th पार्ट ऑफ 1 बीघा। इधर सर ठीक है। यूपी के इटावा मैनपुरी क्षेत्र में सर 10 विषय का बीघा होता है। हाँ कुछ जगहों पर अलग अलग भी होता है। वो जी। कच्चा बीघा और पच्चा बीघा अलग अलग मानते हैं वो। हाँ हमारे हाँ, इधर भी सर 20 का ही उनको है। कच्चा बीघा, हाँ हमारे यहाँ पक्का बीघा 20 20 है का होता होता है है ना। सर। जी 20 का ही है। और हाँ हाँ। मैनपुरी में सर 10 विषय का होता है, वो कच्चा बीघा बोलते हैं। सर बिस्वा हम लोग की तरफ कट्ठा कुछ बोला जाता है, वही होता है क्या? 20 कट्ठा का 1 बीघा जो? हाँ वही होता है। बिहार के हो क्या आप? जी मैं बिहार में भी रहता हूँ। हाँ तो वहाँ कट्ठा बोलते हैं। जी जी। हरियाणा में किला बोलते हैं शायद। हाँ। किला बड़ा होता है, किला बीघा से बड़ा होता है। किला लगभग 2 या 2.25 बीघा के आसपास होता है। 5 बीघा होता है, 5 बीघे का 1 किला। हाँ लेकिन ये जो जो भी यानी कि बनाया बड़ा था वो होता यही है। बनाया था। उसको तो 1 एकड़ बुलाते हैं ना, 5 बीघा का। किला बोलते हैं, किला केला जो है वो एकड़ के बराबर यूनिट आ जाती है। वो एकड़। हाँ हाँ हाँ, हरियाणा 1 में एकड़ होता है। देंगे। जी। हाँ, एकड़ को 8 बोलते एकड़ का 1 किला होता है सर। हम्म। हैं। हाँ 8 एक एकड़ का बि- 1 किला। एक विश्वम का लाठा। हम्म? एक विश्वा में कितने लाठा होते हैं? 11 सर। क्यों रितुल जी, आपकी तरफ कितने होते हैं? 12 की 11? हमारे इधर सर 11 होते 11 होते हैं। अच्छा हैं जी। हाँ, क्योंकि थोड़ा चेंज जो है 1 हमारे। एकड़ का पूरा पूरा जो निकालते हैं वो जैसे कहीं हम्म, पर 6 बीघा 5 बीघा पे है, हमारे इधर 6 बीघा पे हम्म, 1 एकड़ जो होता है वो। ठीक है। हाँ लगभग वही 11 लाठा होता है। जी। लाठा जो है यूनिट है वो भी नापने की। ठीक है। और कितना परसेंट टैक्स रखा गया ये देखो, बहुत हाइपर टैक्स लगाया है। पहले कल्टीवेट किया कि 1 बीघा में कितना कितना क्या कहते हैं प्रोडक्शन हो रहा है, तो 50% राज्य को चला जाएगा। जितना अनाज उत्पादित करोगे, है ना, 50% राज्य ले लेगा। सोचो कितना ज्यादा, 50% पर बिस्वा। ठीक है, ये ले जाएंगे खिलजी। बाकी 50% में अपना काम चलाओ। ये इसके तो अतिरिक्त सर अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक था। हाँ किससे ज्यादा? जो अंग्रेज थे उनसे भी ज्यादा था। भाग, ठीक है, जिसे क्या कहते थे? भाग, लैंड रिवेन्यू। भू राजस्व क्या कहलाता था? लैंड रिवेन्यू। ये सब अलग अलग तरह के टैक्स हैं। ठीक है। भाग क्या है? लैंड रेवेन्यू। भू राजस्व, भोग, भाग, भोग,
भोग होता है सेस। सेस क्या होता है? हुँ? किसी के ऊपर प्रचलित टैक्स सर। कर राशि पर लगाने के बाद जो वैल्यू आती है उस पर एक छोटा सा उपकर। ये होता है उपकर। मतलब कि कर डायरेक्ट बढ़ा दोगे तो लोग बगावत करेंगे, कर ना बढ़ाओ, उपकर लगा दो, है ना? अगर जनता का खून पीना हो अच्छे तो। टैक्स को कर ही कहते थे तब भी, कर, है ना? ये क्या है? टैक्स, जिस पर लगा सेस। कर किस चीजों पर लगता था? पानी पर लगा दिया, है ना? हाउस पर लगा दिया, है ना? हाउस टैक्स दूसरा था, अभी हम बताएंगे क्या है ना? तरह तरह के कर होते थे, है ना? जैसे हाउस टैक्स, इसको कहते थे घरी। ठीक, घरी ये होता था जिनके पास घर में आज भी हाउस टैक्स है कि नहीं है। चारागाह कर, पास्चर लैंड पर जो टैक्स की चराई करवा रहे हो तो उसका भी तो टैक्स दोगे। चराई कर, चारागाह कर। पास्चर लैंड टैक्स को कहते थे चरी। घरी और चरी ये दो बहुत ही फेमस टैक्स थे। यानी 50% अकेला ही से जीवन नहीं, और भी लिए जा रहे हैं, है ना? अलग से छोटे छोटे टैक्स। इसने क्या किया था कि छोटा इक्ता खत्म कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि एबॉलिश्ड स्मॉल इक्ता। ये किसने लगाया था छोटा इक्ता? पीछे क्लास में पढ़े थे, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश लेके आए थे छोटा इक्ता और बड़ा इक्ता, ठीक है? और जितनी जमीन थी उसको एक बड़े एरिया में लेके आया, ठीक है? एक बड़ा एरिया जिसे कहा खालिसा। जितना ही छोटा इक्ता था सब मिला करके इसने एक बड़ा यूनिट बना दिया, खालिसा। खालिसा कर दिया। ये पेपर में खूब पूछा गया है ना? अब यहां से जो रेवेन्यू था वो कोई दूसरा, जैसे इक्ता सिस्टम में क्या था कि तनख्वाह के तौर पर दे दिया जाता था, है ना? और वो वहां से वसूलते थे। यहाँ पर ये वाला सिस्टम खत्म कर दिया गया। डायरेक्ट जो है राज्य सरकार कर वसूलेगी खालसा भूमि का। कोई वसूल करके तनख्वाह के तौर पर अपने पास रखेगा नहीं। सीधे जो है ऑफिसर जाएंगे और टैक्स वसूलेंगे। ये है खालिसा लैंड पर जो इनका सिस्टम था, सीधे डायरेक्ट टैक्स वसूलने वाले लगाए जाएंगे। फिर इसने क्या कहते हैं, कलेक्टर्स की नियुक्ति करी जो कलेक्ट करेंगे टैक्स। एक नया विभाग भी तो होना चाहिए, IRS। तो इसने एक नया विभाग बनाया, इसने एक नया विभाग बनाया जिसका काम था कलेक्टर वाला, ठीक है? जो एरियर बचा हुआ हो, जो कुछ भी रेवेन्यू नहीं पे हो रहा हो, सब ढूंढो कौन है जो राजस्व नहीं दे रहा है,
कौन इतना साल से राजस्व नहीं दिया, कितना उसका बकाया है, और उसके बाद जाके उससे वो वसूले, है ना। दीवान एक मुस्तक राज, ये थे IRS अभी के, समझ लो, ठीक है। इसके अतिरिक्त जब ये किसी देश के ऊपर अटैक मारते थे, है ना, और वहां से धन दौलत अर्जित करते थे, कैप्चर करते थे, भाई अटैक मारे हैं, सोना चांदी जवाहरात लूटे हैं वहां से खूब सारा, है ना, तब बूटी कैप्चर्ड ड्यूरिंग वार नोन एज घनीमा, युद्ध में लूटी गई संपत्ति, घनीमा। घनीमा कहा जाता है। जिसमें से जो स्टेट को मिलेगा, ठीक है, वो राज्य को लूटा गया धन में से 1/5 भाग राज्य को जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये घनीमा का, है ना। 1/5 भाग राज्य को जाता था और 4/5 भाग जिसे कहते थे खम्स, खम्स, ये सैनिकों में बांट दिया जाता था, ये उनकी सैलरी थी, है ना। ये सैनिकों का समझ लो एक तरह से मनोबल बढ़ाने के, मनोबल क्या, नहीं तो कोई लड़ने ही नहीं आएगा, है ना। ये दिया, इसे क्या कहते थे, खम्स, सैनिकों में बांट दिया जाता था। एंजॉय करो, जाओ तुम लोग बहुत लड़े हो, मौज करो, इसीलिए तो लोग आते थे। फिर इसने सैन्य सुधार क्या किए, मिलिट्री रिफॉर्म, ठीक है धर्मेंद्र जी, जाइए। अलाउद्दीन खिलजी के पास में अब तक की सबसे बड़ी परमानेंट सेना थी। थैंक यू सर। ठीक है, फरिश्ता ने इसके बारे में बताया था, फरिश्ता, और जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा भी इनके बारे, इनकी सेना के बारे में बताया गया। ठीक है, और ये परमानेंट मतलब कि इसने सैलरी देना शुरू किया। ठीक है, सैनिकों को परमानेंट सैलरी देना शुरू कर दिया, तनख्वाह पर रखा। पहले क्या होते थे कि सैनिक को जैसे युद्ध है तो जो है लोगों को पकड़ लाया जाता था, यंग लोगों को, और जल्दी जल्दी उनको ट्रेनिंग दे करके तैयार कर लिया जाता था, है ना, और लूटा हुआ धन ही उन्हें बांट दिया जाता था। इसने लूटा हुआ धन तो बांटना रखा ही कंटिन्यू, लेकिन साथ में सैनिकों को परमानेंट ट्रेनिंग मिलती रहेगी। 10 दिन की ट्रेनिंग में अच्छी लड़ाई नहीं कर पाएंगे, अगर इनको हमेशा के लिए परमानेंट रखा जाए और इनको ट्रेनिंग दी जाए
है ना, तो ये अच्छे लड़ाका होंगे और डिसिप्लिन्ड रहेंगे। भले थोड़ा खर्चा ज़्यादा होगा, लेकिन ये सिस्टम लेके ये आया, ठीक है। और एक ट्रेंड जो सैनिक होता था, है ना, जिसके पास एक घोड़ा होता था, है ना, एक घुड़सवार, मतलब कि एक घोड़ा सहित एक सैनिक, उसको तनख्वाह 243 टंका मिलती थी। ठीक है। और जो 2 घोड़े वाला होता था, है ना, 2 घोड़े वाला जो सैनिक होता था, उसे 321 टंका तनख्वाह मिलती थी। ये तनख्वाह कैश में दी जाती थी, है ना, सिक्कों के रूप में। इसने 2 प्रथा चालू की, चेहरा एवं दाग। प्रणाली, चेहरा और दाग प्रणाली था कि उस समय घोड़ों की बड़ी चोरी होती थी। एक जगह का घोड़ा कोई दूसरी जगह चुरा ले जाता था, दूसरे को बेच देता था, और इसी तरह से गुलाम जो है भागने की कोशिश करते थे, भाग जाते थे। जब उनको गुलामों को मौका मिलता था, भाग जाते थे, या एक जगह के गुलाम कोई दूसरा को बेच दिया जाता था। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए इसने चेहरा एवं दाग प्रणाली शुरू किया। एक ऐसा सरिया होता था जिसमें आगे एक मुहर जैसा निकला होता था, और यहाँ पर खिलजी का राज चिन्ह यहाँ पर गुदा होता था, है ना, अपना ऐसे। इसको इतना गर्म किया जाता था कि लाल हो जाए, और सैनिकों के गाल पर उसको ऐसे, जो गुलाम होते थे, ऐसे लगा दिया जाता था। कितना मजा आती रही होगी, हैं? जस्ट फील, हैं? और वहां पर वो परमानेंट बन जाता था, और ऐसे ही घोड़ों के गर्दन पर दाग दिया जाता था। तो अब ये गुलाम कहीं जाएंगे और देखेंगे कि अरे ये तो खिलजी का गुलाम है, तो कोई उसको खरीदेगा नहीं, और वापस उसको लौटा देगा, और आगे आसानी से उन्हें डिटेक्ट किया जा सका। और इसी तरह से घोड़ों की खरीद फरोख्त करने से पहले सब देखेंगे, अरे भैया खिलजी घोड़ा, ना ना हम ना खरीदेंगे, क्योंकि खिलजी के घोड़े को गलत तरीके से खरीदने वाले को सजाए मौत दी जाती थी। मतलब एक एक जगह पर इतने बुद्धि लगा करके बंदे ने रखा था, छोड़ा नहीं तो कुछ। तो इसका मतलब प्रशासनिक तंत्र भी इसका अच्छा था। इसी तरह से क्या कहते हैं, इसने वो भी दिमाग लगाया था, मार्केट में भी क्या कहते हैं रिफॉर्म किया था, बाजार सुधार। बताइए रितुल जी क्या किया था? बात इसने जो सैनिकों को वेतन दिया था, वेतन बहुत कम था, तो ये था कि सैनिक को वो सुविधा रहे, तो इसके लिए इसने बाजार में जो वस्तुओं के दाम थे वो फिक्स कर दिए, और एक जगह निश्चित कर दी कि इन जगह पर ये आपको सामग्रियां मिलेगी। जैसे इसमें और कोई गड़बड़ ना करे, तो इसके लिए इसने कुछ अधिकारियों को भी नियुक्त किया था, जैसे कि दीवाने रियासत। तो दीवाने रियासत ये था कि अगर कोई भी व्यापारी आता था तो वो उसका पंजीकरण करवाता था। इसके साथ एक था शहना ए मंडी, वो जो भी खाद्यान्न बाजार होती थी वहां पर वहां का उच्च अधिकारी होता था, और इसके अधीन एक रियासत था जो कि ये दीवाने रियासत ये पंजीकरण करता रहता था और पूरा स्टॉक रखता था। एक और था बरीद नाम का, जो
शहनाई मंडी के अधीन काम करता था और बाजार में घूम घूम कर ये निरीक्षण करता था कि कहीं कोई घटतौल तो नहीं है। और एक मुनिहन नाम का एक गुप्तचर था जो काला बाजारी को चेक करता था, बेस बदल के जाता था और लाता था। इसके अलावा इनकी जो सूचनाएं पहुंचाता था घटतौल की, या मतलब एक तरह से जो सेंसर अधिकारी वो मुहत्सिब था। तो इन्होंने इस तरह से एक सराय अदल, एक दरवाजा था, मतलब एक जगह ले ली सराय अदल, उसको बना दिया। वहां पर थोड़ा पैसा वगैरह देके मैनेज कराया और वहां पर बाजार लगाने की शुरुआत की। तो एक तरह से जो हम बाजार देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसका जो प्रारूप है वो कहीं ना कहीं खिलजी की ही देन है। और वहां पर दैनिक उपभोग की चीजें एक साथ मिल जाती थी सैनिकों को, जैसे उनका वस्त्र चाहिए, उनको कोई शक्कर चाहिए, जड़ी बूटी चाहिए, दीपक का तेल चाहिए, या कोई भी जो खिलौना या बस या कोई सामग्री, ये यहाँ मिल जाती। तो दो व्यवस्थाएं थी, एक इसने मंडी की व्यवस्था की और दूसरा इसने सराय अदल इसकी व्यवस्था की। ठीक है, इसमें कुछ चीजें हम बताए दे रहे हैं। इसने हर चीज की प्राइस सेट कर दी, है ना, हर एक चीज की प्राइस सेट कर दी, किस चीज का क्या मूल्य होगा। पहले लोग क्या थे कि अपने मन से वो अपने सामान को बेचते थे, यार भाई ये तो हमारा है, हम इतने में बेचेंगे। घोड़े का दाम फिक्स कर दिया, है ना, बाकी कैटल्स का दाम फिक्स कर दिया, गुलाम का दाम फिक्स कर दिया, गुलामों का भी, है ना, दाम इसने फिक्स कर दिया। कुरूप स्त्रियों का दाम अलग था, सुंदर स्त्रियों का दाम अलग था, है ना। तो इस तरह से क्या कहते हैं, कम आयु के गुलामों का दाम अलग था, हष्ट पुष्ट गुलामों का दाम अलग था, ज्यादा वो वर्क कर सकते हैं, आउटपुट दे सकते हैं। तो इसने कैडर भी बांट रखे थे, हर कमोडिटी का रेट फिक्स कर दिया और एक बड़े से पटरे पर सब चीज का बाजार में, है ना, रेट बाहर रेट बोर्ड लगा रहता था, जहां पर सीधे लिखा होगा कि ये प्रोडक्ट का रेट ये है। रेट बोर्ड आज भी लगता है ना, रेट बोर्ड जिसे कहते थे जवाबित। ये क्या है, रेट लिस्ट है भाई, सब चीज का रेट फिक्स्ड हो गया है और कोई भी उस फिक्स रेट से ज्यादा और ना कम, ठीक है, बेच नहीं सकता। फिक्स रेट, कम इसलिए कि कम रेट करेगा तो दूसरा भी रेट कम कर देगा, तो फिर तीसरा और रेट कम करेगा तो चौथा और रेट कम करेगा। तो जब फिर क्या है, टैक्स कम हो जाएगा, तो मिलने वाला जो कर है सरकार को कम प्राप्त होगा, इसलिए वो जो है इसमें चेंज नहीं कर सकता था। मार्केट में महंगाई ना आ जाए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ना आ जाए, इस पर भी इसने दिमाग लगाया था कि कभी मार्केट में प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो गया तो रेट कम करना पड़ जाएगा, और कभी मार्केट में बहुत कम क्या कहते हैं प्रोडक्ट आ गया। अवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन को भी मेंटेन करना, जिसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कहते हैं, है ना, मुद्रास्फीति और अपस्फीति की संभावना ना हो जाए। इस कारण इसमें क्या कहते हैं ना, लोग कभी कभी क्या कहते हैं, प्रोडक्ट की कीमत मार्केट में बढ़ाने के लिए उसको जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं प्रोडक्ट को ब्लॉक कर देते हैं, है ना, जिसे क्या कहते हैं जमाखोरी। आए दिन जो है सब जांच करते रहते हैं कि कहीं जमाखोरी तो नहीं हो रही है,
जमाखोरी कर देते हैं तो रेट प्रोडक्ट का मार्केट में बढ़ जाता है, और तब जब वो मार्केट को रिलीज करते हैं तो उनको 5 से 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। जैसे प्याज की जमाखोरी हो जाती है, प्याज का रेट बढ़ जाता है ना। आलू की जमाखोरी हो जाती है, आलू का रेट बढ़ जाता है। तो इस कारण से इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए भी इसने दिमाग लगा रखा था। इसने उसके लिए रखा था करवानिस अपॉइंट कर रखा था, करवानिस, या जिसे बंजर्स भी कहते थे। करवानिस अथवा बंजारस, ठीक है। ये क्या थे? ये गारंटर थे, ठीक। गारंटर मतलब कि ये गारंटी लेते थे कि हम जमाखोरी नहीं होने देंगे, कहीं जमाखोरी हो रही होगी तो उस चीज को हम रिवील करेंगे। तो इसके लिए भी इसने दिमाग रखा था, जिससे कि कभी इस तरह की समस्याएं न आए। देखो कितनी बुद्धि भी थी इसके अंदर, ऐसा नहीं था कि केवल जो है अय्याश आदमी था। अय्याश तो बहुत बड़ा था लेकिन दिमागदार भी था, है ना, क्रूएल भी था, है ना, और इश्कबाज भी बहुत बड़ा था। अगली बात कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सामान अपने घर में भंडारित करके नहीं रख सकता। जैसे उसने प्रोडक्शन ज्यादा किया, है ना, तो वो बहुत ज्यादा सामान अपने पास होल्ड करके नहीं रख सकता है कि हमारा उगाया हुआ है, हम चाहे बेचें चाहे ना बेचें। ऐसा कोई सिस्टम नहीं। केवल 40 किलो, जिसे क्या कहते हैं 10 माउंड, ठीक है, वो स्टोर रख सकता है। और बाकी का क्या कहते हैं वो मार्केट में सेल कर देगा। बाकी सब मार्केट में सेल कर देगा। अब बाद में फिर 40 किलो काम उसका चलेगा नहीं, भले तो मार्केट से खरीदो। तो इसमें देखो प्रॉफिट जो इसको मार्केट में सेल किया, तो जो प्रॉफिट इसको हुआ जब मार्केट से वापस खरीदेगा तो बड़े दाम में खरीदेगा तो उतना ही नुकसान इसका हो जाएगा। तो यानी कि ये व्यक्ति बस इसकी जिंदगी चलती रहेगी, ना ये प्रॉफिट में होगा ना लॉस में होगा, है कि नहीं। प्रॉफिट इसमें कहाँ किसको होगा? जब इन्होंने इसको राज्य को सर, बेचा तब भी टैक्स मिला सरकार को, तब भी टैक्स मिला सरकार को, और जब इसने इनको बेचा तब भी टैक्स मिला सरकार को। तो सरकार को 2-2 बार टैक्स मिल रहा है। खिलजी बुद्धि देखो कितनी तगड़ी थी। जनता को कोई फायदा नहीं, है ना। जाते में भी टैक्स लिया, आते में भी टैक्स लिया, इसीलिए इसको कम करके रखा कि ताकि इसको बाद में खरीदना पड़े मार्केट से। और जब उपज दी तब भी रुपया सर दिया आधा पहले ही दे दिया। उपज में आधा पहले दे दिया है, उपज में आधा पहले ही दे दिया है। टैक्स में जो 50% बचा उसमें 40 किलो रखो, बाकी बेच के लाभ कमा लो भाई, है कि नहीं। बहुत तगड़ा बुद्धि था। अनपढ़ आदमी की सर मानना पड़ेगी दिमाग। नहीं था जो है, मतलब गजब का आदमी है ना। इतना एक एक चीज इन्फ्लेशन डिफ्लेशन तक दिमाग लगाया है। मार्केट को कैसे रेगुलेट किया है, कितना तगड़ा तरीके से इसने कर रखा है। नहीं, एक मिनट, सॉरी, 400 केजी, ठीक है, 400 केजी, ठीक है।
क्योंकि 1 माउंट में होता है 40 केजी, ठीक है, तो 400 केजी, ठीक है। अगला है, इसने सिंगल ब्रांड रिटेलिंग सिस्टम को पैदा किया। सिंगल ब्रांड रिटेलिंग सिस्टम इसी के दिमाग की उपज है। एक मार्केट में एक ही प्रोडक्ट, मंडी है ना, जैसे मल्टी ब्रांड में बहुत दिक्कत हो जाता है, बहुत खर्चा हो जाता है ना, बहुत अलग तरीके, उसमें भेड़िया दसान हो जाता है। जैसे कि आप गए, मान लो आलू खरीदने गए थे बीबी के साथ में, सब्जी खरीदने, तब तक जो है बच्चे का निगाह चला गया जलेबी पे और गुब्बारे पे, तो वहां जलेबी भी खरीदा, गुब्बारा भी खरीदा, फिर तब तक टेडी बियर दिखाई दिया, वो भी दूसरे बच्चे को वो भी खरीदा। बीबी तब तक एक सूट बढ़िया अच्छा लग गया, उसने वो भी खरीद लिया। अब तुम गए थे 1 किलो आलू लेने, है ना, और तुम आए हो क्या क्या ले करके, और इसी में बहुत भीड़ हो जाती है ना। फालतू के लोग फालतू की जगहों पर इकट्ठा दिखाई देते हैं। तो इस कारण से इसने कंट्रोल किया इस सिस्टम को, सिंगल ब्रांड रिटेल। इसने 4 तरह की कमोडिटी, 4 तरह की मार्केट बना दी अलग। चार डिफरेंट मार्केट इसने सेट कर दी अलग अलग कमोडिटीज के लिए, ठीक है। एक मार्केट थी, एक बाजार थी खाद्यान्नी फसलों के लिए, ठीक है। गल्ला मंडी है, गल्ला मंडी, गल्ला है ना। दूसरा, बने बनाए सामान बेचने वाला, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मार्केट, सामान है ना। तीसरा था जैसे कि इसमें तेल है ना, साबुन, इस तरह का सामान, कपड़ा, ये सब चीजें, ठीक है। कपड़ा नहीं, कपड़े का अलग इसने बनाया था सिस्टम, ठीक है। उसका लिए कपड़े का तो अलग ही बाजार ही बना दिया था इसने। दूसरा, घोड़े का बाजार और गुलाम मंडी, ठीक, गुलामों का बाजार, जहां पर गुलाम और जो युद्ध में पकड़ के लाई गई स्त्रियां होती थी उन्हें बेचा जाता था, ठीक है। प्रत्येक बाजार का जो इंचार्ज होता था, हेड ऑफ द मार्केट, उसे कहते हैं सूना। मार्केट कंट्रोलर या इंचार्ज ऑफ द मार्केट नोन एज द सुन्ना। मार्केट में कौन बेचेगा और क्या बेचेगा, इसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन भी करवाना होता था सरकार से, पैसा दे करके, ठीक है। इनके अतिरिक्त 2 और लोग होते थे जो मार्केट पर काम करते थे। एक होता था बारिद, बारिद क्या होते थे, इंटेलिजेंस ऑफिसर होते थे। मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं, ये क्या कहते हैं, चुपके से क्या कहते हैं, मतलब एक तरह से भेष बदल के जाते थे
भाई क्या भाव है ये, है ना, बार्गेन करने की कोशिश करते थे। और जहां उसने कहा कि हम चुपके से आपको दिए दे रहे हैं, बताना नहीं, वैसे उसको धर लेते थे। ये चेक करते थे कहीं कोई रेट बढ़ा करके या रेट घटा करके तो नहीं बेच रहा है ना, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं, कौन बात गलत इस्तेमाल कर रहा है, ये सब की इंफॉर्मेशन जो है ये लेते थे, इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। और एक होते थे मुंसिस, ठीक है, ये होते थे गुप्तचर। ये मार्केट के अंदर और बाहर दोनों की जानकारी पता करते थे और बताते थे, जाकर के स्टेट को रिपोर्ट करते थे, बाजार की कहानी जाकर के क्या कहते हैं राजा को बताते थे। और ये रिपोर्ट इनको भी कर सकते थे, इनको भी कर सकते थे। इनके पास और पावर नहीं थी सजा देने की, है ना, लेकिन ये लठिया देते थे वहीं, है ना, इनके पास पावर होती थी। इंटेलिजेंस ऑफिसर जो थे, ये गुप्तचर एक तरह से इन दोनों के अधीन काम करने वाले लोग होते थे। और नीचे लेवल सिर्फ कान में जाकर बता देते कि ये हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। जो लोग माप तौल में गड़बड़ी करते थे, ठीक है, माप तौल में गड़बड़ी करने वालों का क्या कहते हैं कंट्रोल करने का भी काम था, है ना। ये जो सोना है, जो सोना अधिकारी हैं, इनके अधीन एक और थे मुहत्सिब, क्या मुहत्सिब नहीं, सहनाए मंडी। ये माप तौल अधिकारी, एक तरह माप तौल कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है, गलत बाट लगा करके लोग नीचे चुंबक चपकाए रहते थे, मिलावट खोरी कोई कर रहा हो तो उसको पकड़ेंगे, ये सब वाला काम इनका था। उसको पनिशमेंट देने का काम था, दंड भी देते थे। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बनता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो थोक में हमसे सामान खरीदते हैं, जो खुद बाहर बाजार लगा के रखे हुए हैं, तो उनको डिस्काउंट देना होगा। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं मंडी से सामान लेके गए और गांव में बेच रहे हैं अन्य लोगों को, तो उनको फिक्स रेट पर नहीं दिया जा सकता, उनको सब्सिडी देनी पड़ेगी ताकि इनको भी प्रॉफिट हो, है ना। तो सब्सिडी के लिए भी क्या कहते हैं परमिशन इशू करने वाला एक अधिकारी था, मतलब नाक में दम कर दिया था इन्होंने, खिलजी ने, ठीक है, जिसका नाम जिसको कहते थे परवाना रईस। ये सब्सिडी वो कहते थे कि हम इनको इतने रुपया में बेचेंगे, थोक में हमसे खरीदते हैं, इनको हम इतने रुपया में हमेशा बेचेंगे और उस पर हमारे ऊपर कोई कार्रवाई ना की जाए, तो ये परमिट इशू करता था, ठीक है, परवाना रईस। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपातकाल में भी लोगों को कुछ टैक्स में छूट देने और मुफ्त भोजन वगैरह वितरण करने का भी प्रावधान इसने किया हुआ था। कपड़ा मंडी को कहते थे सराय अदल। ये कपड़ा मंडी होती थी, क्लॉथ मार्केट। डायरेक्ट क्वेश्चन सबसे पूछा जाता है यहां से, क्लॉथ मार्केट, जो कि शाही भवन के ठीक सामने लगती थी
रॉयल पैलेस के ठीक सामने, क्योंकि 5-6 हजार जो बीबियां हैं अलाउद्दीन की, ये क्या करेंगे, इकट्ठे जाएंगे अपना खरीद के लेके चली जाएंगे वहीं से, हैं? घोड़ों का व्यापार करने के लिए क्या कहते हैं, अफगानियों और मुल्तानियों से इन्होंने संबंध स्थापित किए हुए थे। और उस समय हॉर्स ट्रेड में बिचौलिया लोग काम करते थे, जो अफगानियों और मुल्तानियों से घोड़े का रेट लेकर के यहाँ पर राजा को बताते थे और ला करके डीलिंग करके राजा को घोड़े पहुंचवाते थे। बीच में कमीशन खाते थे, दल्ला कहते, दलाल, मिडिल मैन। तो इसने दलालों का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, क्योंकि दलाल क्यों एक्स्ट्रा लाभ लेंगे, है ना। उसके लिए इसने एक डिपार्टमेंट बना दिया, जहां पर कि लोग अफगानी और मुल्तानी आए, सीधे वहां पर घोड़े बेच के चले जाएं। और उस डिपार्टमेंट का नाम था, जहां पर मर्चेंट्स जो है घोड़े डायरेक्ट बेच सकते हैं, दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज। इसके साथ इसका मार्केट रिफॉर्म भी हम लोगों ने सब कंप्लीट कर लिया। और ये सब मेंस में भी लिखने के लिए आता, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ दिल्ली सल्तनत, है ना। कंपैरिजन करने के लिए गुलाम वंश और अलाउद्दीन खिलजी का लैंड रेवेन्यू पॉलिसी बोल दिया, अलाउद्दीन खिलजी का मार्केट रिफॉर्म बोल दिया लिखने को, मिलिट्री रिफॉर्म बोल दिया लिखने को, कुछ भी लिखने को बोल सकता है। और डायरेक्ट प्री में क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी इनका बहुत हो गया खिलजी का, अब ये मर गए। कैसे मरेगा खिलजी? 20 साल तक इसने क्या कहते हैं शासन किया था, और उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है 1315 में। डेथ इनकी करते हैं, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी को खत्म करते हैं। 1315 में, दिसंबर 1315 में खिलजी डाइड। खिलजी की मृत्यु हो जाती है। अब कौन बनेगा राजा? मलिक काफूर, जो इसका सबसे प्यारा अजीज था, उसने अपने आप को घोषित कर दिया शासक। मलिक काफूर ने अपने आप को शासक घोषित कर दिया। लेकिन मलिक काफूर थोड़ा सा अजीब टाइप का एक्टिविटी वाला था, करण जौहर वाली। तो इसकी एक्टिविटीज एक सेनापति के तौर पर तो चल जाता है, कोई मतलब नहीं, लेकिन एक राजा के तौर पर गद्दी पर बैठे, जहां पर इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, है ना, उनको डीलिंग के लिए थोड़ा सा अजीब लग रहा था, है ना। आप लोग इमेजिन कर सकते हो कैसा लग रहा होगा। जैसे करण जौहर जो है इखलाते शर्माते बल खाते हुए गद्दी पर बैठे हैं, और कोई अरब से आ गया मैसेंजर, हाय। तो ये वाला सिस्टम जो है कितना खराब लगेगा। तो इनको अमीरों ने मार डाला, और अमीरों ने यहाँ गद्दी पर बैठा दिया शिहाबुद्दीन उमर को। ये जो है 5 साल का बालक था, खिलजी का बेटा।
शिहाबुद्दीन उमर। 5 साल का बच्चा था ये। और इनके भाई कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को इनका संरक्षक घोषित कर दिया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 में मरा था क्या? 4 जनवरी 1316 में। यही दिया है, चेक कर लो। जी जी चेक कर लिया सर, चेक कर लिया। ये इतना एग्जैक्ट डेट पूछता होगा सर? वो सब नहीं पूछा जाता। ठीक है, अब ऐसे खिलजी में कोई पूछा जाने वाला बच्चा भी नहीं है ना। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह इन्हीं को मार डाले। इनका काम था कि इनकी रक्षा करें, शिहाबुद्दीन उमर की, यही इनको मार डाले। ये भी सर इनका ही लड़का था और खुद को ये भी? ये दोनों बच्चे थे खिलजी। ठीक है सर। खिलजी ये बड़ा था, ये छोटा था। इसको राजा उन्होंने बनाया था, इनको बनाया था संरक्षक। इसने भाई को मार डाला और खुद ही बन गया राजा। अब कुतुबुद्दीन मुबारक शाह गद्दी पर बैठ गए। ठीक है, इसने क्या किया कि मुबारक शाह ने गाजी मलिक को पंजाब का क्या कहते हैं कार्यभार गवर्नर नियुक्त किया, जो कि खिलजी के समय गाजी मलिक एक बहुत तगड़ा वो था, मतलब कमांडर इन चीफ हुआ करता था। पंजाब का गवर्नर इसने नियुक्त किया गाजी मलिक को। मुबारक शाह ने गाजी मलिक को, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे सामने आएगा। पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर दिया। अब यहां पर ये तो चला गया पंजाब, है ना। अब इसका जो एक सेनापति था मुबारक शाह का, उसका नाम था खुसरू खान। खुसरू खान सेनापति था मुबारक शाह का। उसने मुबारक शाह को मार डाला और ये खुद जो है गद्दी पर बैठ गया खुसरू खान। और ये क्या करने लगा कि जो अमीर लोग थे, दरबारी जो मंत्री लोग, उनको मरवाना शुरू किया। जो इसकी खिलाफत करते थे खुसरू खान की, उनको ढूंढ ढूंढ करके मरवाना शुरू किया। तो इधर सबने इनवाइट किया गाजी मलिक को कि आओ और खुसरू खान को सबक सिखाओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो वहां से बड़ी भारी सेना पंजाब से, और यहाँ की सेना भी गाजी मलिक का ही साथ दे रही थी। ठीक, तो वो आया। खुसरू खान ने उपाधि लिया था जब गद्दी पर बैठा था, अंतिम शासक होगा ये खिलजी डायनेस्टी का, सुल्तान नसीरुद्दीन। यानी सुल्तान नसीरुद्दीन खिलजी वंश का अंतिम शासक होगा। अब इनके ऊपर आता है गाजी मलिक, अटैक मारता है। और जैसा कि हमने बताया कि इसका कोई सपोर्टर था नहीं, बड़ी ही आसानी से गाजी मलिक ने इसको पराजित कर दिया। ठीक है, और इनकी हत्या कर दी गई। और जो लोग भी विद्रोह किए थे, जो लोग हत्या में शामिल थे, उनकी मुबारक
क्या नाम था उसका, मुबारक शाह की, सबको ढुड़वा करके इसने मरवा डाला गाजी मलिक ने। और फिर 1321 में गाजी मलिक ने अपना नाम बदल करके गियासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा और एक नए राजवंश की स्थापना कर दिया, लीड फाउंडेशन ऑफ तुगलक डायनेस्टी। जिसके बारे में हम लोग इस राजवंश के बारे में पढ़ेंगे कल की क्लास में। एक चीज और था कल इसमें, हम जो लोग तुगलक निजामुद्दीन औलिया जो थे उसको भी तो इसने पैसा दिया था नासिरुद्दीन खुसरो खान ने, और उसको पक्ष में लिया था। यहीं से गयासुद्दीन और निजामुद्दीन औलिया की लड़ाई शुरू हुई। तो उसने जो पैसा दिया वो उसने छीन लिया था। हाँ हाँ, शेख निजामुद्दीन औलिया से पैसा छीन लिया था, जो भी दिया है वो वापस दो। सूफी में पढ़ेंगे, निजामुद्दीन औलिया के बारे में पढ़ेंगे अलग से, एक एक सूफी हम पढ़ाएंगे, सूफी हम भक्ति एक एक के बारे में हम लोग वहाँ पर सीक्वेंस से पढ़ेंगे। निजामुद्दीन औलिया से भी इनका इशू हुआ था, शराब वराब भी दिया था उसने। तो इसके साथ हम लोग जो है आज तक समाप्त करते हैं। सर एक छोटा सा क्वेश्चन। हाँ बताइए। जो जैसे इसमें पार्लियामेंट में जो मोशन जाता है प्रस्ताव, तो ये इसकी जो प्रकृति होती है लिखित होती है या मौखिक होती है या दोनों हो सकते हैं? कौन से मोशन की बात कर रहे हैं? मतलब कोई भी एक जनरल मोशन लिखित होती है सर। लिखित होते हैं सारे मोशन। हाँ, मौखिक में नहीं होता कोई प्रस्ताव। पहले से बताना होता है। अच्छा, लिखित होते हैं और सारे उसमें जो भी इसके उपबंध होते हैं सब कुछ लिखा होता है टोटली। अच्छा, नहीं वो तो खैर क्लियर है, ये थोड़ा सा था डाउट। प्रीवियस नोटिस देनी पड़ती ना, तब जाकर के मोशन चलता है। हाँ वो तो जब अगर पीठासीन अगर मानता है तो ठीक है, स्वीकृति देता है, तब आगे बढ़ेगी कार्रवाई, नहीं तो खत्म। धन्यवाद सर। सर मलिक काफूर ने कोहिनूर के लिए कहाँ पर आक्रमण किया था? वारंगल, आंध्र प्रदेश।